चलो ध्यान दो, वी फिनिश द बैलेंस पार्ट ऑफ इम्पेयरमेंट नाउ, ठीक है। ओके, वी हैव स्टडीड द बेसिक्स ऑफ इम्पेयरमेंट। मेरे को बताओ, इम्पेयरमेंट निकालने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है? रिकवरेबल अमाउंट। जिसको निकालने के लिए क्या चीज की जरूरत है? कैरिंग अमाउंट वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज नहीं, कैरिंग अमाउंट और वैल्यू इन यूज, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, ठीक है। वैल्यू इन यूज निकालने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है? डिस्काउंटिंग फैक्टर तो ठीक है, मिल ही जाएगा। फ्यूचर कैश फ्लोज बराबर। तो आपको बेसिकली अगर एक असेट का इंपेयरमेंट निकालना है तो उस असेट से आने वाले कैश फ्लोज के बिना इंपेयरमेंट निकलेगा क्या? नहीं। अच्छा, अभी सिंपल क्वेश्चन, डज एवरी असेट हैव एसोसिएटेड कैश फ्लोज? ऐसे नहीं होता ही होगा ना, तो फिर मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल क्यों नहीं होता? ट्रेड किया है, हाँ ट्रेड किया है। नहीं, फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट। बिल्डिंग का नहीं होगा ना, नहीं, बिल्डिंग तुम रेंट पे देते हो तो कैश फ्लो है, बट यूज किया। खुद यूज किया तो एज सच कोई दिखने वाला डायरेक्ट कैश फ्लो नहीं है, तो फिर बिल्डिंग का कैश फ्लो होता नहीं है तो उसको रखते क्यों है अपन? इमोशनल रेंट। वैल्यू इन यूज होता है ना। हाँ, तो यूज करके कैश आ ही नहीं रहा है, तो बिल्डिंग ऐसा असेट कंपनी खरीदता ही नहीं है, खरीदता ही क्यों है? उतना मतलब वो बच जाएगा अगर। नहीं, माई पॉइंट इज रेंट भरते वो बच जाएगा, तो फिर माई क्वेश्चन विल बी रेंट क्यों भर रहे हो? माई पॉइंट इज वाई डू यू नीड द स्पेस अगर वो तुम्हें कोई बेनिफिट ही नहीं दे रहा है तो? रेवेन्यू हाँ? ऑपरेशंस करने हैं डे टू डे। अच्छा, मतलब वो नहीं रहेगा तो रेवेन्यू नहीं कमा पाओगे। बराबर, मतलब बिल्डिंग जो असेट है, क्या वो डायरेक्टली रेवेन्यू लेके आ रहा है? नहीं, बट उसके बिना रेवेन्यू नहीं भी आएगा। मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एवरी सिंगल इंडिविजुअल असेट डज नॉट हैव कैश फ्लो आइडेंटिफाइड टू इट। बराबर, फॉर एग्जाम्पल अब ये ऋषि का ही क्लास लेते हैं अपन। ये वाले क्लास में उसको तुम बेसिकली फर्नीचर, एसी, प्रोजेक्टर और ये कंप्यूटर सिस्टम का अलग फीस दे रहे हो कि एक फीस दे रहे हो? एक फीस दे रहे हो। सो अगर ऋषि इंपेयरमेंट करना चाहता है लेटस से सिर्फ एसी का, तो एसी का वैल्यू इन यूज निकालने के लिए उसको सिर्फ एसी से आने वाले कैश फ्लोज मिलेंगे क्या? नहीं, तुम लोग सिर्फ एसी का करके कुछ पैसा थोड़ी दे रहे हो उसको। बराबर, सो देर आर नो कैश फ्लोज एट्रीब्यूटेबल ओनली टू द एसी। सो हाउ डू आई कैलकुलेट इंपेयरमेंट हियर? मेरे को एसी का इंपेयरमेंट करने का है, क्या करूं अभी? मार्केट वैल्यू से होगा। नहीं, मेरे को वैल्यू इन यूज, मेरे को कॉन्सेप्ट ऐसा तोड़ना नहीं है। आई हैव टू गो बाय वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस तो मिल ही जाएगा, वैल्यू इन यूज के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज कहां से मिलेगा? Assets upon total asset ऐसा कुछ लगा। अगर ये नहीं होता तो कितना इसका वैल्यू अपॉन टोटल एसेट का मतलब वैसा प्रोपोर्शनेट निकालना। मतलब अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हैं कि एक टोटल, अगर अकेले एसी के नाम पे कैश नहीं आ रहा है तो देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ असेट्स जिसके नाम पे कैश आएगा एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल तुम एसी के नाम पे कैश नहीं दोगे, बट एसी प्लस प्रीमाइसेस प्लस फर्नीचर प्लस प्रोजेक्टर का कैश मिलता है ऋषि को। बराबर, सो रैदर देन डूइंग चारों असेट का मिला के उसके वजह से कितना फीस आ रहा है, फिर वो फीस को असेट्स में डिवाइड करो। इससे अच्छा स्टैंडर्ड बोलता है कि तुम वो चारों असेट्स को एक ग्रुप मान के ग्रुप का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो, ठीक है। सो दिस गिव्स राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखो, कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट, ये यूनिट का जरूरत क्यों पड़ रहा है आपको? बिकॉज समटाइम्स assets do not have independent cash flows. Brackets, but they can earn cash flows with a group of assets. Therefore, to determine value in use, CGU is used. CGU क्या होता है? कैश जनरेटिंग यूनिट, मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स for which independent cash flows are present. बराबर,
ये है बेसिक मतलब एक सीजीयू का। अच्छा, स्मॉलेस्ट वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है सीजीयू के डेफिनेशन में। मतलब समझो कि मेरे पास एक सेट ऑफ 10 असेट्स है जो मुझे कैश फ्लोज देता है, बट उसमें से पहले 4 असेट भी अलग से कैश फ्लो ला सकते हैं और अगले 6 असेट भी अलग से कैश फ्लो ला सकते हैं। तो मेरा सीजीयू हैज टू बी 4 असेट्स का एक सीजीयू एंड 6 असेट्स का एक सीजीयू। आई कैन नॉट देन मेक 10 असेट्स का एक सीजीयू, बराबर। मतलब जितना छोटे में आप ग्रुप को खत्म कर सकते हो करने का। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स जो अकेला कैश फ्लो ला सकता है, समझा? If a CGU can be divided into 2 CGUs, that has to be compulsorily done because of the word smallest. लिखा? अच्छा, अभी ये तो कॉन्सेप्ट लिखा सीजीयू का। सीजीयू और इम्पेयरमेंट साथ में कैसे चलता है? मतलब अगर कोई इम्पेयरमेंट अब तुम्हें टेस्टिंग सीजीयू पे करना है तो कैसे करोगे? व्हाट यू विल डू इज यू विल कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस नॉट फॉर अ सिंगल असेट बट फॉर सीजीयू। कैसे कैलकुलेट करोगे? यू विल कंपेयर सीजीयू का कैरिंग अमाउंट। ये कैसे निकलेगा? इट विल बी टोटल ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल असेट्स इन सीजीयू, बराबर। सिंपल सी बात है, सीजीयू का कैरिंग अमाउंट क्या होगा? उसके अंदर जितने असेट्स हैं उन सबका कैरिंग अमाउंट का टोटल। सीजीयू का कैरिंग अमाउंट वर्सेस सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट। उसके लिए यू विल कंपेयर सीजीयू का नेट सेलिंग प्राइस वर्सेस सीजीयू का वैल्यू इन यूज, जो अब तुम निकाल सकते हो बिकॉज सीजीयू के खुद के कैश फ्लोज अवेलेबल है आपके पास, बराबर। इवन दो एक असेट के नहीं थे, समझा आपको? कैरिंग अमाउंट यहां बैठ के सीए का मतलब पूछता है। अच्छा, एक बार आपको इम्पेयरमेंट लॉस मिल गया सीजीयू का, बट बैलेंस शीट में सीजीयू रिकॉर्ड होता है कि एक एक असेट रिकॉर्ड होता है? एक एक असेट रिकॉर्ड होता है। तो मैं सीजीयू के टोटल इम्पेयरमेंट लॉस के साथ फिर क्या करूं? हाँ, प्रोविजन नहीं, हाँ, हर असेट को बांट देने का। किस रेशियो में? कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, बराबर। सो देन यू विल एलोकेट the CGU impairment, which will be the total impairment of 510 assets, to individual assets inside the CGU, बराबर। क्या रेशियो में? इन रेशियो ऑफ their carrying amounts। चलो लिखा ये। विल डू अ फ्यू इलस्ट्रेशन तो हो गए। टेस्ट योर नॉलेज एक हाथ कर सकते हैं अपन इसके ऊपर। सिक्स्थ वाला भी कर सकते हो। 5.242 शायद सिक्स में, उसमें शायद आंसर है।
मेरे था ऐसा मुंह तक कुछ नहीं, जोक का टॉपिक था मतलब ये, बट नहीं ऐसे नहीं. A publisher owns 150 magazine titles, of which 70 were purchased and 80 were self created. ये क्या होता है? मैगजीन टाइटल क्या परचेज करने वाली चीज है? कॉपीराइट. सॉर्ट ऑफ. हाँ, क्या होता है मेरे को समझाओगे ये क्या होता है? व्हाई डज इट हैव वैल्यू? इंटेंजिबल क्या है उस चीज में? ट्रांसफर भी कर सकते हैं. हाँ, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज द असेट? उसको असेट को डिस्क्राइब कर. राइट्स टू यूज, नेम ऑफ द टाइटल नॉट एग्जैक्टली राइट्स. हाँ, आप लोग बेसिकली देखो, मैं आपको एक पेपर पे प्रिंट करके देता हूँ, ठीक है, कि कल का क्या न्यूज है, और वो एग्जैक्ट सेम कंटेंट एक बगल वाले पेपर में मैं तुमको प्रिंट करके देता हूँ जिसके ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है. ऑटोमेटिकली वो वाला बिकेगा. दिस सिंपल कंपैरिजन टेल्स यू दैट द टाइटल द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज वैल्यू. इस चीज को बोलते हैं टाइटल्स. ठीक है, टाइटल्स इज एन असेट बिकॉज वो टाइटल तुम ओन करते हो, मतलब इन अ वे तुम उसका कॉपीराइट ओन करते हो. ठीक है, तो तुम ही वो टाइटल यूज कर सकते हो, तुम ही उस टाइटल को अपने चीजों के ऊपर डाल के बेच सकते हो जिस चीज का पैसा मिलेगा तुमको. बराबर. सो ये होता है टाइटल्स. इन लोग ने न्यूज़पेपर की जगह मैगजीन टाइटल्स का एग्जांपल लिया. सिमिलरली अभी आउटलुक करके एक मैगजीन होता है, तो वो आउटलुक लिखा रहेगा वो फॉन्ट में तो ही बिकेगा, एंड सो ऑन. बराबर. तो ये इनके पास 150 मैगजीन टाइटल्स है. इतना सारा. ये कंटेंट राइटर नहीं है, ये इसका नाम देखो कौन है, ये पब्लिशर है. पब्लिशर तो प्रिंटिंग प्रेस है. बराबर. उसके पास अलग अलग लोगों का आ सकता है टाइटल्स. तो दिस गाय ओन्स 150 टाइटल्स, जिसमें से 70 उसने खरीदे दूसरों के और 80 खुद के बनाए उसने. ठीक है, वेरी गुड. द प्राइस पेड फॉर अ मैगजीन इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट. फेयर इनफ. कॉपीराइट जैसा होता है वो. The cost of creating the magazine title and maintaining the titles are recognized as an expense when incurred. Fair enough. ये एक मशीन को चलाने वाले खर्चे जैसा हो गया, बट उसका इंटेंजिबल असेट वाला वर्जन. ठीक है, मैगजीन टाइटल को मेंटेन करना मतलब शायद हो सकता है आपको एक एनुअल कॉपीराइट फीस देना पड़ता हो या व्हाटएवर. ठीक है, तो वो आप करते हो, वो सब पीएल में डालते हो. कैश इनफ्लोज फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल. आपको हर मैगजीन टाइटल का सेल्स के ऊपर से कितना इनकम आता है ये पता है. Titles are managed by customer segment. The level of advertising income for magazine title depends on range of titles to which the magazine वो सब ठीक है. The management has a policy to abandon old titles before the end of their economic life and replace them immediately with new titles for the same customer segment. ठीक है. What is the cash generating unit for an individual magazine title? ये लोग पूछने क्या ट्राई कर रहे हैं, मतलब तुमको 150 मैगजीन टाइटल्स एक सीजीओ है कि हर मैगजीन टाइटल का तुम अलग से इंपेयरमेंट कर सकते हो, ये पूछ रहे वो लोग. समझा आपको? बोलो. हर एक का कर सकते हो अलग से. अच्छा, सेल्फ क्रिएटेड एंड परचेज्ड भी एक सेट हो सकता है सीजीओ का. अच्छा, बट लेट अस से देयर आर 70 परचेज्ड मैगजीन टाइटल्स. कस्टमर सेगमेंट भी होता है. कस्टमर सेगमेंट भी हो सकता है, बट यू हैव टू इग्नोर द वर्ड स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स जो अकेले कैश जनरेट कर सकता है. क्या क्वेश्चन में देख के फीलिंग आ रहा है कि एक एक अकेला मैगजीन टाइटल भी खुद का कैश लाता है? हाँ, ऐसा लग रहा है देख के. उन्होंने बोला है कि हर एक का सेल्स वेल्स हमको पता है एटसेट्रा. तो यहाँ पे द कैश जनरेटिंग यूनिट विल बी द ईच सिंगल मैगजीन टाइटल इटसेल्फ. इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो कैश जनरेटिंग यूनिट. हर असेट का खुद का इंपेयरमेंट निकाला जा सकता है. यस, 150 अलग असेट्स है फॉर द पर्पस ऑफ इंपेयरमेंट. बराबर. ये आपका आंसर है, लिखो. एज पर AS 26 28, sorry, as per AS 28, a cash generating unit is the smallest identifiable group of assets, which can generate independent cash flows. Next paragraph. In the given case, the inflows from sales and advertising
the inflows from sales and advertising are identifiable for each title. Are identifiable for each title. Further, management can abandon old titles individually. Management can abandon old titles individually. उन्होंने ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि उनको जब चाहिए वो लोग टाइटल्स को डिस्कार्ड कर देते हैं. इसमें ऐसा नहीं दिया है कि 70 का 70 एक साथ डिस्कार्ड करना पड़ेगा है कुछ. अपेरेंटली वो लोग एक एक मैगजीन टाइटल को चाहिए तो फेंक सकते हैं, बराबर. तो उससे इंडिपेंडेंस पता चलता है. लिखो देयरफॉर, नेक्स्ट पैराग्राफ, देयरफॉर each magazine title is a CGU. Each magazine title is a CGU. ओके, सेवेंथ वाला भी कर सकते हैं, इवन दो ये CGU से रिलेटेड नहीं है. An asset does not meet the requirement of environmental laws which have been recently enacted. The asset has to be destroyed as per the law. The asset is carried in the balance sheet at 6 lakhs. Estimated cost of destroying is 70,000. क्या करने का? पूरा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 6 lakhs का. क्या होगा यहाँ पे कि आपका वैल्यू इन यूज भी जीरो है बिकॉज असेट यूज ही नहीं हो सकता है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो -70,000 हो गया. मतलब कुछ मिलेगा है नहीं और 70,000 और देना पड़ेगा अपने को. तो बेसिकली यू हैव योर रिकवरेबल अमाउंट एज जीरो, जैसे वो वाले सम में था. तो आपको पूरा 6 लाख उड़ाना पड़ेगा. एक एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं अपन कि 70,000 का लाइबिलिटी भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि डिस्ट्रॉय करना कंपलसरी है, बराबर. यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि यूज करूँ कि डिस्ट्रॉय करूँ, बराबर. डिस्ट्रॉय करना कंपलसरी है. लाइबिलिटी 70,000 का भी बनेगा. लिखो P&L टू लाइबिलिटी. अभी तक पे थोड़ी किया है, पे करेंगे तो लाइबिलिटी टू कैश होएगा. मैं प्रोविजन बना रहा हूं ऐसा. लिखो एज पर AS 28 recoverable amount is the higher of net selling price and value in use. कंटिन्यू करो. इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट व्हेन the carrying amount is greater than recoverable amount. The carrying amount is greater than recoverable amount. नेक्स्ट पैराग्राफ में डायरेक्टली लिखो वैल्यू इन यूज इक्वल टू 0, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल इक्वल टू 0 minus 70,000 इक्वल टू -70,000. therefore recoverable amount is 0, carrying amount is 6 lakhs, therefore impairment loss is 6 lakhs. बराबर. फिर लिखो नोट. क्या लिखने वाले थे अपन नोट में? 70,000 का लाइबिलिटी बनाओ. ठीक है, लिखो नोट. फर्दर since demolition of asset is compulsory,
since demolition of asset is compulsory, provision of rupees 70,000 will also have to be recognized. ये प्रोविजन अपन एक्चुअली AS 29 के हिसाब से बनाते हैं जो अपन ने सीखा नहीं है. नाइन्थ वाला तुम नोटिस करोगे, आखिरी क्वेश्चन है ना तुम्हारा नाइन्थ. बाकी कॉन्सेप्ट बहुत बाकी है इसमें. मैं बोला कुछ इन्होंने पूछा ही नहीं है कहीं से. लिखो. अरे क्या लिखो, पढ़ो पहले. हाँ, गुड ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड. गुड ड्रग्स एंड फार्मा मतलब ड्रग्स लिखे तो टेंशन नहीं होना चाहिए. गुड ड्रग्स एंड फार्मा, या फिर दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ ड्रग, क्या पता. गुड ड्रग्स एंड फार्मा अक्वायर्ड अ सैचे ऐसा शैश. अच्छा, उसका ये स्पेलिंग होता है. हाँ, मैं बोला सैचेट क्या होता है. सैचे. ऑन 1 April X1 फॉर 60 lakhs. हाँ, मतलब और क्या स्पेलिंग होता होगा, ऐसे ऐसे थोड़ी होता होगा. द मशीन वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ 6 years. At the end of the financial year X1 X2 the carrying amount was 41 lakhs. क्यों? अच्छा ठीक है. अच्छा, कुछ डेप्री का दिया नहीं है इन्होंने, बट ठीक है. A short circuit occurred in the financial year, but luckily the machine did not get badly damaged and was in working order at the end of the financial year. It was expected to fetch 36 lakhs if sold in the market. The machine by itself is not capable of generating cash flows. However, the smallest group of assets comprising of this machine also is capable to get cash flows of 54 crores. बाप रे. Good drugs. And has a carrying amount of 3.46 crores. Oh, all such machines put together could fetch 4.44 crores if disposed. Discuss the applicability of impairment loss. अच्छा, यहाँ पे क्या टॉपिक पे पूछने ट्राई कर रहे हैं लोग? CGU. मतलब देखो, देख के लग रहा है कि मशीन अकेला तो इम्पेयर हुआ है, but is there actually impairment? Can the actually impairment be calculated for the machine itself? क्यों? उसका क्या नहीं पता है आपको? कैश फ्लो नहीं पता, मतलब वैल्यू इन यूज नहीं पता. बराबर. तो वो अकेले मशीन का मेरे को दिख रहा है हालत खराब है, बट वैल्यू इन यूज नहीं पता, तो इम्पेयरमेंट नहीं निकाल सकता हूँ. कैश फ्लो जीरो नहीं होगा. नहीं, जीरो नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने केयरफुली ऐसा बोला है कि मशीन वॉज लकीली नॉट बैडली डैमेज स्टिल इन वर्किंग कंडीशन. मतलब कुछ तो कैश फ्लो होगा उसका. तो स्टिल वर्किंग कंडीशन का शायद ऐसा हो सकता है कि उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कुछ आएगा अगर आप बेचोगे तो. बट आप स्टिल इन वर्किंग कंडीशन बोले, मतलब आप यूज भी कर सकते हो अभी भी, ऐसा बोलना चाहते हो लोग. तो फिर वो केपेबल फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग कैश फ्लोस का क्या है मतलब? नहीं, इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कैश फ्लोस, जस्ट नॉट इंडिपेंडेंटली. जैसे आपने वो ये एसी से कैश फ्लो आता है ऋषि को, बट अकेले एसी से नहीं आता है. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ यू टेस्ट द सीजीयू फॉर इम्पेयरमेंट, रफली आपको दिख ही रहा होगा आपका सीजीयू इम्पेयर्ड है क्या? कैसे? 41 हो रहा है ना? ना सीजीयू, आपका सीजीयू टोटल में सब असेट मिला जुड़ा के आपका कैरिंग अमाउंट 3.46 करोड़ है. आपका वैल्यू इन यूज सॉर्ट ऑफ 54 करोड़ है, और आपका नेट पर एनम. हाँ, मतलब बेसिकली वी डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट, इट इज अच्छा खासा ज्यादा. एंड आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी 4.44 करोड़ है. तो बेसिकली कैन आई से इसका इंपेयरमेंट है ही नहीं सीजीयू लेवल पे. हाँ, मतलब प्रॉफिट अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट कैन आई से लॉस तो नहीं है. अच्छा, तो अगर सीजीयू लेवल पे लॉस नहीं है तो क्या इंपेयरमेंट है सीजीयू को? नहीं. तो अगर सीजीयू को इंपेयरमेंट नहीं है तो इंडिविजुअल असेट्स को भी इंपेयरमेंट नहीं है. ठीक है. नाउ दिस आंसर कैन बी लिटिल अनकंफर्टेबल, बिकॉज हमें पता है सीजीयू लेवल पे इंपेयरमेंट नहीं है, बट वो इंडिविजुअल के तो लगे पड़े. सो आप इसको इस वे में समझो कि वो इंडिविजुअल असेट के जो लगे पड़े उस सीजीयू के बाकी असेट्स आर सफिशिएंटली ओवर वर्किंग कंडीशन में कि वो इसके लॉस को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं. दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू लुक एट इट. बराबर.
उस सीजीयू के बाकी एसेट्स बहुत अच्छे हैं, इवन इफ ये थोड़ा सा खराब है तो, ठीक है, उसके लिए सीजीयू को लॉस नहीं हो रहा है। चलो लिखा तो इसका आंसर लिखो। फर्स्ट पैरा सेम एज कौन सा टीवाई के 7, हाँ फर्स्ट पैरा सेम एज टीवाई के 7, सीजीयू वाला फर्स्ट पैरा नहीं, नहीं 6 6 है, 6 सीजीयू वाला फर्स्ट पैरा। लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन द गिवन केस the sachet filling machine is damaged लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं लोग, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इज डैमेज लिखो। However, कंटिन्यू करो वही पैराग्राफ में, however the machine can independently not fetch cash flows, the machine can independently not fetch cash flows and hence impairment cannot be calculated for it, ठीक है, impairment cannot be calculated for it. The impairment will be calculated for the CGU. Same para. The impairment will be calculated for the CGU. लिखो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, it can be seen that the value in use brackets 54 crores per annum bracket close and the net selling price brackets 4.44 crores are both sufficiently higher than carrying amount brackets 3.46 crores। इसी पैराग्राफ में लिखो therefore the CGU is not impaired, फिर रिवर्सल है, फिर बस इसके बाद रिवर्सल, फिर डिस्क्लोजर मेजरली। तुझा है वो, कुछ है नहीं उसमें, कंसेप्ट मेजरली ये और रिवर्सल है जिसमें कुछ सीखने जैसा है, ठीक है। यू आर डन विद द क्वेश्चंस इन द मॉड्यूल, बराबर, तो यू हैव टू अलाउ मी टू गिव यू न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ऑन दिस, ठीक है भाई। मैं सेफ्टी नेट तो कास्ट करेगा मेरा थोड़ा, तुमको पता तो होना चाहिए कि इस पे सम आ गया तो करना क्या है, ठीक है।
probably, but the general rule is if it is not there in the module they'll not ask you in the exam. ठीक है, वो तुम assured रह सकते हो उस बारे में. Goodwill and corporate assets. Okay, ये दोनों जो होता है, हाँ MCQ में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है. कोई रीजन दे रहा था, ध्यान देना. अच्छा, गुडविल क्या होता है, वो ये स्टैंडर्ड का काम नहीं है डिफाइन करना. इट इज एज पर अमालगमेशन या कंसोलिडेशन जैसे भी कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, अपन ने किया भी है कैलकुलेशन, तो वो डिफाइन करना इस स्टैंडर्ड का काम नहीं है कि गुडविल क्या होता है. हाउएवर ये स्टैंडर्ड को ये चीज तो डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट असेट्स क्या होते हैं. सर ये गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट है ना? यस, वो टाइटल. हाँ वो हेडिंग है अभी. ये दोनों अलग चीजें होती है बट दोनों के साथ अकाउंटिंग सेम होता है करके क्लब कर रहे हैं अपन. अच्छा, कॉर्पोरेट असेट्स क्या होते हैं, नाम से क्या लग रहा है? ओके, एग्जांपल दो चलो. फर्नीचर, यस, सॉर्ट ऑफ. ऑफिस बिल्डिंग, यस. तो आई थिंक यू गेट द हैंग ऑफ इट. कॉर्पोरेट असेट्स क्या होता है, ऐसे टाइप के असेट्स जो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करते, बैक ऑफिस टाइप की चीजें होते हैं, बराबर. अच्छा, आपका अकाउंटिंग टीम आपके कंपनी को कोई डायरेक्ट सेल्स लाके देता है क्या? नहीं, बट अकाउंटिंग करना जरूरी है, HR फंक्शन करना जरूरी है. ये अकाउंटिंग और HR वाले लोगों का बैठने का फर्नीचर, उनके लैपटॉप्स, ये डायरेक्टली कमा के देने वाले असेट्स नहीं है आपके, बराबर. तो कहना ही से इसके साथ भी वही प्रॉब्लम होगा. अब ऐसे असेट्स को तुम इंपेयर करने जाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा फिर से? ये कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करते ये लोग, बराबर. तो उसी बारे में ये टॉपिक है कि कॉर्पोरेट असेट्स होते क्या है. दे आर बेसिकली असेट्स दैट डू नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज. ठीक है, असेट्स दैट डू नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज. The definition does not talk about कि ये बिल्डिंग होना चाहिए और फर्नीचर होना चाहिए. दैट इज बिकॉज ये डेफिनेशन को कॉर्पोरेट असेट क्या होता है वो समझाने के लिए नहीं बनाया है. ये डेफिनेशन को इंपेयरमेंट पर्सपेक्टिव से बनाया है उन्होंने. तो इंपेयरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसे असेट सोचे हैं जो खुद का कैश फ्लो नहीं लेके आते हैं, बराबर. बट द पॉइंट इज, ये वापस से क्यों लिख रहे हैं हम? ये वाले टॉपिक क्या प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमने CGU का कॉन्सेप्ट बना दिया है ना. सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दीज असेट्स सेपरेटली? बिकॉज गुडविल एंड कॉर्पोरेट असेट्स जो होते हैं, गुडविल एंड कॉर्पोरेट असेट्स को आप कोई CGU पे एलोकेट कर सकते हो क्या? लेट अस टॉक अबाउट गुडविल. ठीक है, गुडविल क्या होता है? हाँ, सॉर्ट ऑफ, यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट. आप गुडविल का बात करो, इट इज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एंड सो ऑन. आपके पास 3 ग्रुप ऑफ असेट्स है जो आपको कैश फ्लो लाके देते हैं. ये गुडविल इनमें से किसका है? गुडविल तो कंपनी का होता है ना पूरा. वैसे ही लेट अस से यू हैव अ हेडक्वार्टर्स. अ हेडक्वार्टर्स विल बी अ कॉर्पोरेट असेट. ये हेडक्वार्टर्स के अलावा देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ असेट्स जो धंधा करके पैसा लाके आते हैं. ये हेडक्वार्टर्स किसका हुआ इन तीनों में से? किसी का भी नहीं. सो दिस स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. पहला प्रॉब्लम क्या था? एक अकेला असेट हमेशा कैश नहीं लाता है. अब नया प्रॉब्लम, आपने असेट्स के ग्रुप्स बना दिए जो कैश लाते हैं. इन ग्रुप्स के बाहर भी कोई असेट्स है जो डायरेक्टली एज अ कंपनी एज अ होल को ही एलोकेट हो सकता है. उससे कोई छोटे ग्रुप में फिट आते ही नहीं है. यू अंडरस्टूड द सेकेंड स्टेप ऑफ बिगर प्रॉब्लम नाउ. तो इनके बारे में अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे करें? बिकॉज अब फिर मतलब मेरा कैलकुलेशन कुछ ऐसा होने लगेगा क्या कि कंपनी का वैल्यू इन यूज क्या है, कंपनी को बेच दिया तो नेट सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा. बिकॉज अब वैसे ही अपने को जाना पड़ेगा. तो लेट अस सी इसका अकाउंटिंग क्या है. तुमको कॉन्टेक्स्ट समझा? ओके, ये जगह है क्या? ओके, चुप है. हाँ, गुडविल कैश का इन्फ्लो तो करता ही है ना. करता है बट वो अकेले नहीं करता है. मतलब समझ कि मैं तेरे को कोका कोला का रेपुटेशन बेच देता हूँ, वो रेपुटेशन के साथ क्या करेगा तू? आई सेल यू द ब्रांड नेम ऑफ कोका कोला, व्हाट डू यू डू विद इट? वैसे ही काला पानी बनाओ. कि कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? सीक्रेट फार्मूला.
नहीं, यू डोंट, आई गिव यू द फॉर्मूला एंड द ब्रांड नेम ऑफ कोका कोला, तो आप क्या करेगा? मेरे ऑपरेशंस अगर बनाते तू एक भी बॉटल और काला पानी बनाने के लिए मशीन लगेगा तेरे को, दैट डायरेक्टली मेक्स द गुडविल नॉट इंडिपेंडेंट। गुडविल अकेला पैसा नहीं ला पाया ना। उसका वो एक मशीन से हाँ, मतलब तू एक भी मशीन डाल दिया तो गुडविल का इंडिपेंडेंस वहीं पे चला गया कि वो अकेले तेरे लिए कोई काम का नहीं निकला, बराबर। सो दीज आर असेट्स जो अकेले कैश फ्लो नहीं लेके आते। ओके, नाउ अभी ये असेट्स के साथ आप अकाउंटिंग क्या करते हो? हाउ टू कंप्यूट इम्पेयरमेंट, इन दोनों असेट्स के लिए कॉमन है। ये असेट्स एक में से दो कैटेगरी में गिरेंगे। पहला, रुको, अपन इसमें क्वेश्चन, तू लिख दे, अपन इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन दी असेट्स, ये मतलब गुडविल या कॉर्पोरेट असेट, कैन इट बी एलोकेटेड टू वन CGU ऑन रीजनेबल कंसिस्टेंट बेसिस? ठीक है, वैसे तो ये पूरे कंपनी के होते हैं, बट हो सकता है कभी कभी एक हेडक्वार्टर 2 CGU का है और दूसरा वाला हेडक्वार्टर बाकी CGU का, कुछ तो हो सकता है शायद से। तो यू ट्राई टू आस्क कि वेदर दीज असेट्स कैन बी एलोकेटेड टू ओनली वन CGU ऑन अ रीजनेबल और कंसिस्टेंट बेसिस। गुडविल के साथ भी हो सकता है। आप एक कंपनी हो जो कोई अलग ही धंधा करता है, आपने कोका कोला को खरीद लिया। नाउ द ओनली द कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ योर बिजनेस विल हैव द रेपुटेशन अटैच टू इट। आपके बाकी बिजनेस को थोड़ी वैसा वाला रेपुटेशन है जो कोका कोला का है, बराबर। तो इट कैन बी पॉसिबल कि आपका गुडविल या कॉर्पोरेट असेट कोई एक दो CGU का ही बिलोंग करता है। तो आप पूछ के देखते हो ऐसा हो सकता है क्या, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो स्टैंडर्ड इसको बहुत भयंकर नाम देता है, यू परफॉर्म समथिंग कॉल्ड एज अ बॉटम अप टेस्ट। क्या होता है समझते हैं? एंड अगर नहीं होता है एलोकेट तो तुम लोग दोनों टेस्ट करोगे। क्या दोनों टेस्ट? बॉटम अप टेस्ट एंड टॉप डाउन टेस्ट। तुम्हारा कैटेगरी ऑफ पब्लिक इतना तक हंस नहीं रहे, सोच रहे मैं। बॉटम अप टेस्ट एंड टॉप डाउन टेस्ट, ठीक है। इफ यू डीपली थिंक अबाउट इट, ये दोनों फ्रेजेस डिसेंट वर्ड्स है। उल्टा हो जाएगा। बॉटम अप टेस्ट एंड टॉप डाउन टेस्ट, ठीक है। हाँ? सर थोड़ा एक मिनट। टॉप अप आणि बॉटम डाउन। आई अग्री, बट अभी कैसे है ना, अब उसमें है ही तो फिर एंजॉय कर लेते ना। लिखा? अशोक चक्र बने फोटो देखा ब्लू ब्लू अरे तारा जो एक चलो सुनो, अभी सुनो सुनो, अभी बॉटम अप टेस्ट होता क्या है?
आपके पास कॉर्पोरेट असेट या गुडविल, यस वाले आंसर में आपने बॉटम अप टेस्ट लिखा है, मतलब आपका वो गुडविल या कॉर्पोरेट असेट एक आध सीजीयू को एलोकेट हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो फिर क्या पूछने का, एलोकेट करके इंपेयर टेस्टिंग करो। मतलब लेट अस से यू हैव अ सीजीयू ऑफ 5 असेट्स, ठीक है, उसका कैरिंग वैल्यू 500 रुपए। आपके पास गुडविल है जो वो सीजीयू को बिलोंग करता है 80 रुपए का, तो वो 500 रुपए में वो गुडविल को ऐड कर दो, 580 रुपए का सीजीयू बना दो उसका। अब वो 580 रुपए के कैरिंग अमाउंट के सीजीयू को कंपेयर करो उसके रिकवरेबल अमाउंट से। समझा आपको क्या करना है? एलोकेट एंड इंपेयर, एलोकेट करो गुडविल या कॉर्पोरेट असेट, उसका कैरिंग वैल्यू में वो भी डाल दो, गुडविल एंड कॉर्पोरेट असेट को भी डाल दो, एंड फिर वो सीजीयू के कैश फ्लोज, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो। ये इसी का एग्जांपल कराएगा। व्हाट इज द टॉप डाउन टेस्ट? यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अकेले एक सीजीयू को आपका गुडविल या वो बांट नहीं पा रहे हो, तो क्या करने का फिर? यू हैव टू फर्स्ट टेस्ट इंडिविजुअल सीजीयू फॉर इंपेयरमेंट विदाउट एनी गुडविल या कॉर्पोरेट असेट। समझा आपको? फर्स्ट यू विल इंडिविजुअली इंपेयर। क्यों? बिकॉज वही ऑप्शन है, वो एलोकेट हो ही नहीं रहा है, तो उसको फिलहाल साइड में रखेंगे अपन। एक बार आपने इंडिविजुअल इंपेयरमेंट कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देन यू विल एलोकेट टू कंपनी एज अ होल एंड इंपेयर। मतलब देर आर 3 सीजीयू ए बी एंड सी। आपके पास एक गुडविल भी है जो कोई भी सीजीयू को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। ए बी और सी 3 अलग अलग सीजीयू है, तीनों को अलग अलग से देखा तो इंपेयरमेंट है, तो आपने पहले तीनों सीजीयू को कम कर दिया वैल्यू। अब आपके पास रेड्यूस्ड 3 सीजीयू है, ये 3 रेड्यूस्ड सीजीयू में गुडविल को अब ऐड करो। अब आपके पास रेड्यूस्ड कंपनी का वैल्यू मिल जाएगा। ये रेड्यूस्ड कंपनी वाले वैल्यू से यू विल कंपेयर द कंपनीज रिकवरेबल अमाउंट एंड टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट। समझा आपको? ये ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देगा मैं? खबर होती क्या निकली गया चलो लिखा। अब मैं आपको एक भयंकर इस पे एग्जांपल देगा, करते हो अपन। सर तो ये जो 2 है फर्स्ट इंडिविजुअली इंपेयर और फिर वो ये दोनों टेस्ट के लिए है ना, बॉटम अप और टॉप डाउन। हाँ, मतलब व्हेन यू सेड बॉटम अप एंड टॉप डाउन, दैट इज बिकॉज आप लोग फिर ये वाला करते हो विच इज सिमिलर टू बॉटम अप टेस्ट, उसके लिए वो ऐसा बोलते हैं उसको। बॉटम अप एंड टॉप डाउन मिला के वो 2 पॉइंट आते हैं। नहीं मतलब नाम के पीछे का बॉटम अप मतलब यू स्टार्ट impairment testing of individual assets in CGU and then move towards company as a whole। तो लोअर लेवल से ऊपर तरफ जाते हो वैसा। चलो ठीक है। मेरे को बताओ बॉटम अप टेस्ट में आपका कंपनी लेवल का टोटल इंपेयरमेंट कैसे निकाला जाएगा? बॉटम अप टेस्ट में आप एक एक सीजीयू का अलग अलग इंपेयरमेंट निकालोगे क्योंकि एलोकेट हो सकता है, और वो आपका टोटल इंपेयरमेंट बनेगा। अच्छा, टॉप डाउन टेस्ट में आपका कंपनी लेवल पे इंपेयरमेंट कैसे निकलेगा? एक ही बार में निकल जाएगा डायरेक्टली। टोटल कंपनी का वैल्यू कंपेयर करोगे टोटल कंपनी के रिकवरेबल अमाउंट से, फिर वो टोटल इंपेयरमेंट मिल जाएगा और उसको आप इंडिविजुअल सीजीयू और कॉर्पोरेट एसेट और गुडविल को बांटोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द नेम बॉटम अप एंड टॉप डाउन। बॉटम अप में आप अलग अलग इंपेयरमेंट लॉस को जोड़ के कंपनी का इंपेयरमेंट लॉस बनाते हो। टॉप डाउन में आप एक ही कंपनी का इंपेयरमेंट लॉस निकाल के उसको फिर बांटते हो अलग अलग एसेट्स में। दैट इज व्हाई टॉप डाउन। वैसा कॉर्पोरेट एसेट्स है या गुडविल है, ये तो सीजीओ का पार्ट बनते ही नहीं है ना एज सच। नो वाले में तो नहीं बनते, बट दैट डज नॉट मीन दे डोंट नीड टू बी इंपेयर। फिर उनका वैल्यू ऐसा इन्फ्लेटेड पड़ा भी नहीं रह सकता है। पर अगर उन लोग का कोई कैश फ्लोज है ही नहीं इंडिपेंडेंटली, बट दैट डजंट मीन उनके वजह से कैश फ्लोज नहीं हो रहा है कंपनी को। अगर उनके वजह से कैश फ्लोज नहीं हो रहा है कंपनी को, देन देयर इज नो पॉइंट हैविंग दोज एसेट्स।
गुडविल डेफिनेटली हेल्प्स यू टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कैश फ्लोज, बराबर? टॉप डाउन में इंडिविजुअल रिकवरेबल हम्म, जो अमाउंट रहेगा उस पे कंपनी का ये निकलेगा, कंपनी का इम्पेयरमेंट इंडिविजुअली इम्पेयर होने के बाद। हाँ समझा, बराबर, यस यस। तो इंडिविजुअली इम्पेयर होने के बाद वो इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट्स पे आ जाएगा, वो टोटल कंपनी का कैरिंग वैल्यू का टोटल बनेगा, फिर इम्पेयरमेंट होगा, बराबर। इसमें अच्छा एक और पॉइंट खाली लिखो, इम्पेयरमेंट लॉस को बांटोगे कैसे आप हर सीजी और इसमें? इज एलोकेटेड इन रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, However, whenever there is impairment and कोई भी CGU कंपनी एज अ होल आप जो भी कर रहे हो, वहां पे कहीं पे भी अगर आपको गुडविल दिख गया, however, if goodwill is part of CGU which is impaired, you will do what? You will reduce entire impairment from goodwill first। मतलब क्या हो गया, समझ रहे आपको? अगर आपका दो असेट है 100 रुपए के, 200 रुपए हो गया, फिर आपके पास एक गुडविल है 40 रुपए का, 240 रुपए हो गया, ये तीनों मिला के एक सीजीओ है, इसका रिकवरेबल अमाउंट निकला 180। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग? यू हैव ए बी एंड सी, नहीं ए बी एंड गुडविल इनफैक्ट 100 100 एंड 40, टोटल कितना हो गया? 240। इसका रिकवरेबल अमाउंट निकला 180। व्हाट इज द इम्पेयरमेंट लॉस? ये 60 आप रेशियो में नहीं बांटोगे, पहले पूरा 40 से गुडविल 0 हो जाएगा, फिर 20 10 10 करके इनको बटेगा। समझा आपको? ये स्पेसिफिकली गुडविल के लिए रूल है, बिकॉज ऑफ द अजम्पशन। देखो गुडविल ना सबसे नोशनल असेट होता है, बराबर? तुम्हारे पास इंटेंजिबल असेट्स, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पेटेंट है, तुम बोलोगे पेटेंट दिखाओ, तुम दिखा सकते हो, यू हैव अ सर्टिफिकेट। तुम बोलोगे मेरे को टैली खोल के दिखाओ, तुम दिखा सकते हो। तुम बोलोगे गुडविल दिखाओ, देयर इज नो वे टू शो गुडविल। तो ऐसे टाइप को असेट्स को अपन सबसे पहले उड़ाते हैं जब इंपेयरमेंट होता है, तो ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अ फिक्टिशियस असेट। ठीक है, नाउ मैं आपको पहले गुडविल पे एग्जांपल देने ट्राई करता हूँ। चलो पहले एग्जांपल ऑन गुडविल। ठीक है, गुडविल पे क्या एग्जांपल हो रहा है? एक वीनस लिमिटेड है समझो, उसने परचेस किया सैटर्न लिमिटेड को। ठीक है, उसने कितने पे परचेस किया? 4 लाख रुपए पे। बट सैटर्न लिमिटेड के असेट्स कितने हैं? नहीं, 3,20,000 कम रहना पड़ेगा। क्यों? फिर गुडविल आएगा, बराबर? देयरफॉर यस, देयर इज अ गुडविल ऑफ 80,000। ओके, ये जो 3,20,000 के असेट्स है, लेट अस से दैट ये असेट्स जो है ये 20 इयर्स का यूजफुल लाइफ है इनका। ठीक है, 20 इयर्स का यूजफुल लाइफ है। ये वाला परचेस लेटस से अपन ने किया था ऑन 1 अप्रैल X1। ठीक है, अब 31 मार्च X3 को you find out, let us say that आपका ये रिकवरेबल अमाउंट इज 2,12,000। ठीक है, आपका रिकवरेबल अमाउंट इज 2,12,000 समझो।
आई थिंक इतना इंफॉर्मेशन बस होना चाहिए आपको. You have to calculate impairment. ठीक है, लिखो एग्जाम्पल. लिखा. चलो, हाउ डू यू कैलकुलेट. सबसे पहले अपन दो कॉलम बनाएंगे, एक होगा गुडविल, एक होगा बाकी के असेट्स टोटल. ठीक है, इनका वैल्यू, इनका ओरिजिनल वैल्यू कितना था 320 गुडविल का? गुडविल का 80 था ना. 80, इसका 320, टोटल 4 लाख बराबर. हाँ. गुडविल पूरे कंपनी का ही होता है जनरली, अगर कुछ नहीं पता है तो पूरे सैटर्न लिमिटेड को एलोकेट हो गया वो. अभी इसमें से क्या होगा, कहना इसे डेप्रिसिएशन होगा 2 साल का. देखो, आपने 1 अप्रैल X1 में खरीदा था और 31 मार्च X3 को हो रहा है इम्पेयरमेंट, तो 2 साल का डेप्री कितना? 32,000. यस, 20 इयर्स का लाइफ है, 20 में से 2 साल चला गया, 1/10 चला गया असेट का, 32,000. गुडविल डेप्रिशिएट नहीं होता है. ठीक है, तो आपका 4 lakhs में से भी 32,000 कम होगा. एंड यू हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ हाउ मच? गुडविल लेटस से रिमेन्स एट 80,000, 288. ये 288 हो जाएगा और ये 368 हो जाएगा. गुडविल पीएनएल का नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा. नहीं, लेट अस अज्यूम फॉर दिस क्वेश्चन कि गुडविल इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन. ठीक है, इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया है? 2/2. तो देयरफॉर व्हाट इज योर इम्पेयरमेंट लॉस? 1,56,000 इज इम्पेयरमेंट. एलोकेट कैसे होगा? पहले 80 पूरा उड़ेगा गुडविल का. यस, पूरा 80 गुडविल को जाएगा एंड देन दैट्स नो कैरिंग अमाउंट प्रोपोर्शनली 76. एक ही है अकेला, हां. तो फिलहाल 76. तो आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसा होता है? 212 0. जो रिकवरेबल अमाउंट 212 है, इट इज एंटायरली एट्रीब्यूटेड टू अदर असेट्स. लिखो, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, जस्ट एज एन एग्जांपल. ये बॉटम अप टेस्ट था, सर ये आपने ब्रैकेट्स में तो लिखा है, बट यहाँ पे मतलब अभी तक अपन ने, हाँ लॉस से इसलिए आपने ब्रैकेट्स में लिखा है. यस यस, क्या सर अभी तक अपन ने ऐसा एज सच टॉप डाउन बॉटम अप में डिफरेंशिएट करने वाला ये एग्जांपल बराबर नहीं है, उसके लिए और एक कराता हूँ मैं आपको. उसमें अपन गुडविल की जगह कॉर्पोरेट असेट लेते हैं. चलो, लिखा. नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑन टॉप डाउन एंड बॉटम अप टेस्ट. क्या हो रहा है? ओके, let us say there are 3 CGUs A, B and C. ठीक है, इनका कैरिंग अमाउंट है 500, 750 और 1100. एंड इनका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 10,
20 and 20. ऊपर वाला एग्जांपल कौन सा था? टॉप डाउन वाला था। नहीं, ऊपर वाला वॉज गुडविल के ऊपर कि आप एलोकेशन करोगे पहले गुडविल को, सिर्फ वो टॉपिक पे था। लिखा इतना? You also have two corporate assets, two, not one. You have two corporate asset. Let us say X and Y. इनका कैरिंग अमाउंट है 600 और 200, ठीक है। एंड इनके बारे में कमेंट है कि जो X है ये एलोकेट हो सकता है, जो Y है ये एलोकेट नहीं हो सकता है, वो रीजनेबल कंसिस्टेंट बेसिस पे, ठीक है। बट सर दोनों सीजीयू के पार्ट है ना, अपन ने वही तो उधर किया था। सीजीयू के पार्ट नहीं है, ये दोनों सीजीयू के पार्ट नहीं है। नहीं अभी है अपने को, उसमें से X के बारे में बोला है कि वो सीजीयू का पार्ट बन सकता है, Y का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो अपने को इसमें टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों टेस्ट देखने मिल जाएगा बेसिकली। ओके, लिखा है यहाँ तक? मैं और एक चीज आपको लिखा देता हूँ, रिकवरेबल अमाउंट्स, सबका रिकवरेबल अमाउंट लिख लो। A, B, C, X एंड Y लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं, X and Y cannot have their own recoverable amounts because they cannot have their own value in use. Corporate assets do not have independent cash flows, बराबर। तो मैं आपको और एक देता हूं, क्या मैं आपको कंपनी एज अ होल का रिकवरेबल अमाउंट देता हूं, ठीक है। A, B, C एंड कंपनी एज अ होल 600, 900, 1400 एंड 3200, ठीक है। यस, बट वैल्यू इन यूज से कंपेयर करना ही पड़ेगा ना मेरे को, रेसिडुअल में तो रहेगा ही ना। तो मेरे को नेट सेलिंग प्राइस मिलने का स्कोप है, वैल्यू इन यूज मिलने का स्कोप ही नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। लिखा? ओके। एग्जाम्पल के बाद प्रोबेबली छोड़ देगा मैं तुमको, हो नहीं रहा है तुमसे। नहीं डिस्क्लोजर के बाद नहीं, उसके पहले एक रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करके जो सच्ची में हो नहीं पाएगा अपने से। टाइम इट इज लिटिल हैवी, मेरे को ऐसा जनरली लगा, जस्ट खींच के ऐसा मतलब नहीं, तुमको समझ में आना चाहिए रिवर्सल। चलो अच्छा ठीक है। देखते हैं एकदम ओके, ये अच्छा कॉर्पोरेट असेट दो है आपके पास, कौन सा वाला एलोकेट हो सकता है? एक्स एलोकेट हो सकता है। अच्छा, तो एक्स के साथ क्या करना है एलोकेट हो सकता है? तो कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे बॉटम अप टेस्ट में मतलब यू विल एलोकेट एंड इम्पेयर, बराबर। हम देखा ही जाता हाँ। जो देखा है कहो अरे चुप पेपर चलो कैरिंग अमाउंट क्या है तीनों का एबीसी का? 500, ठीक है। नाउ आई हैव टू एलोकेट विच असेट? एक्स, ठीक है। तो एक्स का एलोकेशन करना है मुझे तीनों में। उसका यूजफुल लाइफ क्यों दिया है? इट हैज टू बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस बोला है। आप इसको यूजफुल लाइफ के बेसिस पे भी एलोकेट कर सकते हो, कोई सीन नहीं है, बट अ बेटर बेसिस इज कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ, बिकॉज उससे दोनों चीज को वेटेज मिलेगा। देखो, एक आपके पास असेट है जिसका कैरिंग अमाउंट खाली 500 है, बट वो चलता भी सिर्फ 10 साल ही है, मतलब इट्स नॉट दैट बिग एन असेट। एक असेट है जो 750 का ही है, बट वो चलता 20 साल है, तो इट्स अ बिगर असेट इन टर्म्स ऑफ एज ऑल्सो।
तो अपन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ऐसा ब्रैकेट्स के में? ए में 125 जाएगा एलोकेट होने के बाद कि वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लाई करने के बाद मैं एलोकेट सर वो एक्स अच्छा हाँ, एक्स इज द कॉर्पोरेट असेट जनरल जो मैं तीनों को एलोकेट कर रहा हूँ बिकॉज वो एलोकेट हो सकता है। एलोकेट करने में उसका वैल्यू उड़ाना पड़ता है उसमें से, वो सीजीयू में से उसका वैल्यू उड़ा देते हैं। नहीं, मेरे पास एक्स करके एक अलग असेट है, मैं उसको वो सीजीयू के अंदर तोड़ के बांट रहा हूँ तीनों में। 600 को ऐड होता है ना सर, सीजीयू में ऐड होगा, यस 600 को 600 का वैल्यू है ना उसका। हाँ 600 को बांटो तीन में क्या क्या आएगा? एक मिनट 1150 को लगेगा 1100 ये 1100 इंटू 20 हाँ 71.42 71.42। अपन कुछ राउंड ऑफ नहीं करते, अपना सम थोड़ी है। 71 214.2 214 214 315 आएगा, ठीक है। ये एलोकेट किस रेशियो में हुआ समझा ना तुमको? क्या रेशियो में हुआ? 5000 is to 15,000 is to 22,000 बराबर, ये रेशियो में एलोकेट हुआ है वो। चलो अब क्या करेंगे, टोटल ले लेते हैं। बोलो व्हाट इज 500 प्लस 71 माइनस 5000? नहीं समझ रहे ना? हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं आएगा समझ रहे ना, जागे हो ना? व्हाट इज टोटल? 571 64 एंड अब मैं इसको किससे कंपेयर करूं? ये टोटल एसेट्स ये बॉटम अप टेस्ट कर रही है और यू आर एलोकेटिंग एंड देन इंपेयरिंग, तो उसमें एलोकेट एंड इंपेयर में से आपने एलोकेट वाला पार्ट कर लिया। अब टोटल एसेट्स माइनस 5 वाला करेंगे सर। नहीं, ये सब मैंने सिखाया नहीं आपको, जो सिखाया उसमें से बोलो। मैं बोल अपन ने क्या क्या सोचा है, सिंपल सा एक काम सोचा है। सॉरी, हाँ, इनके रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे अपन। वी विल कंपेयर इट विद रिकवरेबल अमाउंट्स ऑफ ए बी एंड सी बराबर 600। सर तो ये सीए हो गया टोटल हाँ ये टोटल सीए हो गया। हाँ 600 900 एंड 1400 ओके, तो कौन सा वाला इम्पेयर्ड है? हाँ फर्स्ट नहीं है बराबर, सेकेंड एंड थर्ड दोनों इम्पेयर्ड है। फर्स्ट में कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, सेकेंड में 64, थर्ड में 15 बराबर। अच्छा, जब ऐसा इम्पेयरमेंट कर लिया जाता है तो ये तो टोटल इम्पेयरमेंट हो गया सीजीयू का। इसको बांटते कैसे? कैरिंग अमाउंट। भी ध्यान से, 64 का जो लॉस है वो सिर्फ वो किन दोनों का है? बी एंड यस, इट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स। ये बात समझा आपको? बिकॉज बी प्लस एक्स का इंपेयरमेंट है। वैसे ही ये वाला 15 बिलोंग्स टू सी एंड एक्स। यू विल एलोकेट इट इन व्हाट टाइप ऑफ रेशियो? यस, तो सॉल्ट ऑफ मैं बोलना चाहता हूँ 750 is to 214 एंड 1100 is to 315। वैल्यू इन यूज इन्होंने डायरेक्टली रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है। बोलो 49 किसमें? अच्छा 50 एंड 14 और 12 और 3, ठीक है। 50 14 12 3। अच्छा, अब अपने को करना है टॉप डाउन टेस्ट बराबर। तो मतलब देखो, तुम्हारा कॉर्पोरेट असेट एक्स के साथ बॉटम अप टेस्ट खत्म हो चुका है। यहां तक समझा तुमको अच्छे से? दिस इज द बॉटम अप टेस्ट, ठीक है। नाउ फॉर वाई को एलोकेट किया जा सकता है क्या? नहीं, तो वाई को तो कंपनी लेवल टेस्टिंग करना पड़ेगा। चलो, तो नाउ वी डू फॉर वाई। आप कंपनी लेवल टेस्टिंग करोगे तो उसके लिए पहले सारे असेट्स को इकट्ठा करो। व्हाट इज योर, पहले लिखो ए बी सी एक्स वाई टोटल। आपके कैरिंग अमाउंट्स क्या थे बिफोर इंपेयरमेंट इन सबके? हाँ 500
700 था 750 750 1100 फिर ये कितना था 600 200 एंड इनका टोटल ठीक है लिख लो कितना होता है अभी पहले इसमें से अभी जो स्टेप 1 वाला इम्पेयरमेंट लॉस है वो उड़ाते हैं अभी जो एलोकेट किया आपने बोलो बी ए को कुछ नहीं बी को 50 का लॉस सी को 12 का लॉस एक्स को 14 प्लस 3 17 का लॉस वाई को अभी तक कुछ नहीं टोटल इम्पेयरमेंट लॉस वाज 79 बोलो व्हाट इज रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 3071 आता है टोटल में और यहाँ पे आएगा 500 700 1088 ना 583 एंड 200 ये 3071 को टॉप डाउन टेस्ट में आई विल कंपेयर विथ व्हाट कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट 3200 नाउ नो फर्दर इम्पेयरमेंट समझा आपको टॉप डाउन टेस्ट अगर वापस इम्पेयरमेंट होता तो अभी ये जो लाइन दिख रहा है ना 500 700 1088 इस रेशियो में बांटता था मैं सबको हाँ इंक्लूडिंग जिनका ऑलरेडी हो चुका है यस सबको बांटता था इसके लिए वैसे लॉस तो पहले वाले के हिसाब से निकालना ही पड़ेगा ना यस दैट इज व्हाई इट इज द टॉप डाउन एंड बॉटम अप टेस्ट वैसा बोलते हैं मतलब तेरे को ये टेस्ट करने के लिए वो करना ही पड़ेगा पहले उसके लिए राइट साइड में अपन दोनों लिखते हैं सर जो कंपलसरी जो भी दो असेट हो तो पहले एलोकेबल वाला करेगा बाद में डेफिनेटली यस और अगर दोनों एलोकेबल है तो दोनों एलोकेबल है तो तू नीचे वाले टेस्ट तक पहुंचेगा ही नहीं यहाँ पे तेरा काम हो जाएगा जो यूजफुल लाइफ था उसमें ऐड हो जाएगा हाँ मतलब यहाँ पे x के साथ में नीचे और एक लाइन में y भी ऐड कर देता अगर y भी एलोकेबल होता तो yes तो 71 would have been distributed in these values in these ratios सोचो इस पे जाके सामने डाल रहे हो लोग हाँ एक्चुअली बट आएगा क्या मजा आ रहा है तुम लोग को क्या पता है मालूम कैसे करते हैं ऑलरेडी उम्र है हाँ बेटा कैश नहीं करा काय वीक एवढं मारतो तुम्ही घडी घडी हाँ एवढं घडी घडी मारतो तुम्ही बॉटम अप में रेशियो में इसके कोई एक में हाँ एक में एलोकेट कर सकते तो वो नॉर्मल यस तो ये स्टेप आता ही नहीं चलो क्या करोगे आगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आई डोंट सी दैट इट्स द मेजोरिटी बट ठीक है दो लोग ने हाँ बोला मैं करा लेता है दो लोगों ने हाँ बोला है मैं करा लेता है इट वॉज अ जोक कोई बात नहीं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ओके ये टॉप डाउन बॉटम अप टेस्ट का एग्जांपल एक लिख लिया है तुमने अनफॉर्चुनेटली इससे ज्यादा कुछ है नहीं तुम्हारे पास एग्जाम में आएगा भी नहीं बट वो जो 0.01 चांस होता है उसके हिसाब से अपन ने लिख तो लिया है कि होता कैसे है ये ठीक है बाकी यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट इट आना नहीं चाहिए एग्जाम में वो हाँ ये सॉर्ट ऑफ एक बात है ऐसा आ गया तो तुमको आता तो है वैसा यू विल हैव अ बिट ऑफ एन एज अगर उसने लिखा है क्या हमेशा बनाता है अगर ध्यान चलो चलो रिवर्सल
चलो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करते हैं अपन। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट तुम कब करोगे? अच्छा देखो, तुम्हारा इम्पेयरमेंट कब होता है? जब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है, बराबर। अच्छा, इफ योर रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, यू विल हैव इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अभी रिकवरेबल अमाउंट निकालना इजी काम था कि मुश्किल काम था? इजी था अगर दिया हो तो। हाँ, बट व्हाट वर द इनपुट्स दैट वर गोइंग इनटू रिकवरेबल अमाउंट? कैश फ्लो सब निकालना पड़ता है, ये एक्सपर्ट का काम होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर लगता है, तुमको इनफैक्ट नेट सेलिंग प्राइस भी निकलवाना पड़ता है, बिकॉज असेट को तुम रोज जाके बेचते नहीं होगी, तुमको पता है। सो प्रैक्टिकली रिकवरेबल अमाउंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मुश्किल भी जाने दो, एक्सपेंसिव काम होता है। ठीक है, तुमको बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है करवाने के लिए। अच्छा, सो इम्पेयरमेंट रिवर्स तब होता है जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट के वापस से ऊपर चला जाएगा। दैट्स ऑब्वियसली व्हेन इम्पेयरमेंट विल नाउ रिवर्स। बट द प्रॉब्लम इज, ये रिकवरेबल अमाउंट निकालना इतना मुश्किल या एक्सपेंसिव काम है कि मैं हर साल चेक नहीं करते रह सकता है कि अब रिवर्स हो गया क्या, रिवर्स हो गया क्या। तो जैसे इम्पेयरमेंट होने के इंडिकेटर्स थे, रिवर्सल के भी इंडिकेटर्स है। वी आर नॉट गोइंग टू राइट द इंडिकेटर्स। बेसिकली जो इंडिकेटर्स आपने लिखे हैं ना, उसी में आप नो डालोगे तो दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। मतलब आपने लिखा था कि आपके साथ सिग्निफिकेंट एंड एडवर्स बुरी चीजें हो रही है, वहां पे लिखा रहेगा सिग्निफिकेंट एंड फेवरेबल अच्छी चीजें हो रही है। मतलब उसका ऑपोजिट विल बिकम द इंडिकेटर ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। तो जैसे ही आपको इंडिकेशन मिल गया कि आपका हालत ठीक हो गया है, देन यू कैन अगेन कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट एंड चेक वेदर रिवर्सल इज देयर और नॉट। ठीक है, सो इफ रिवर्सल इंडिकेटर्स एग्जिस्ट, recoverable amount is again calculated to check if it is now more than carrying amount. सर कंजर्वेटिज्म के हिसाब से तो भले ही गेन है, अपन कभी उसको मेजर नहीं करते। यस, आई विल एड्रेस दैट। आपका मैक्सिमम इम्पेयरमेंट रिवर्सल, उसको एक अपर लिमिट डाला है अप टू द अर्लियर कैरिंग अमाउंट। इन अ वे योर मैक्सिमम इम्पेयरमेंट रिवर्सल विल बी अप टू, देखो एक तो रिकवरेबल अमाउंट, इसके ऊपर तो नहीं जा सकता वो। मतलब समझो रिकवरेबल अमाउंट 100 है, तुम्हारा कैरिंग अमाउंट 80 है, तुमने 110 कर दिया, क्या फायदा हुआ? तुमने जैसे ही 110 किया, उसका रिकवरेबल अमाउंट 100 है, वापस इंपेयर करके नीचे गिराना पड़ेगा। इफेक्टिवली रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर तो जा ही नहीं सकता एसेट, बट इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अनदर रेस्ट्रिक्शन अप टू रिकवरेबल अमाउंट एंड, और एक रेस्ट्रिक्शन है, अर्लियर कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन। वेरी नाइस। इट कैन नॉट बी कि तुम्हारा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट जो था वहां तक रिवर्स करते हो बोलना काफी नहीं है, बिकॉज ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है। तो इट कैन बी अप टू कैरिंग अमाउंट, ध्यान से सुनो ये वाला, अप टू द कैरिंग अमाउंट एज इफ इम्पेयरमेंट नेवर अकर्ड। क्या लिखा है? आप असेट का वैल्यू सिचुएशन अच्छा होने पे वापस ऊपर लेके जा सकते हो, बट कहां तक? अप टू द वैल्यू जो आज के दिन में होता अगर इंपेयरमेंट कभी हुआ ही नहीं होता था। तो समझा आपको? इसके ऊपर अगर आप लेके चले गए वैल्यू को, आई टेल यू दिस लाइंस ना, ये इसके बारे में बीच बीच में, ये लॉ नहीं है, ये गाइडेंसेस होते हैं। तो मतलब मैं ऊपर लेके गया तो लेके जा सकते हो, दिस इज नॉट लॉ जो आपको पिनलाइज करेगा। अगर उस वैल्यू के भी ऊपर चला गया तो वापस करना पड़ेगा नीचे, नहीं करना जरूरी है। अगर उस वैल्यू के ऊपर चला गया, ध्यान से सुनो, आई विल स्टार्ट कॉलिंग इट रीवैल्यूएशन गेन रादर देन इंपेयरमेंट रिवर्सल। बराबर? देखो तुम्हारा असेट जिस दिन इंपेयर हुआ था तब 100 का था, अब 2 साल हो गए। अगर इंपेयरमेंट ना हुआ होता तो वो असेट 80 रुपए का होता था आज,
तो मैं वो असेट को वापस से 80 तक लेके आ सकता हूं इंपेयरमेंट रिवर्सल के नाम पे। लेकिन अगर मैं 90 पे लेके चला गया तो वो लेटर से 70 पे था, 70 से 80 जो 10 रुपए हुआ, मैं बोलूंगा वेरी गुड इंपेयरमेंट रिवर्सल। बट 80 से 90 जो ऊपर गया, मैं बोलेगा नहीं नहीं, ये पीएनएल वीएनएल में नहीं आएगा, इसको रिवैल्यूएशन गेन में भेजने का। समझा आपको? सो यू विल रिवर्स इट अप टू द कैरिंग अमाउंट एज इफ इंपेयरमेंट नेवर अकर्ड। और ये रिवर्सल कहाँ जाएगा? अच्छा, जब लॉस हुआ था तब कहाँ गया था? रिवर्सल विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। मतलब अगर पहले 200 का था, फिर इम्पेयरमेंट हुआ, उसका वैल्यू 100 हो गया, तो ये मैक्सिमम 200 माइनस डेप्री उतना लेके जा सकते हैं। यस, करेक्ट। लिखा? एक और छोटी सी चीज एड्रेस करनी पड़ेगी यहां पे। फॉर अ सीजीयू जिसके अंदर गुडविल एलोकेट किया गया था, तो याद है आपका जब इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था तो आपने कुछ फालतूगिरी किया था। क्या किया था? पहले गुडविल को उड़ाया था, बराबर? तो अब जब इम्पेयरमेंट रिवर्स हो रहा है, यू विल फर्स्ट इंक्रीज, नहीं ये लोग फिर भी बोलते नहीं, अदर असेट्स को इंक्रीज करो। कहां तक इंक्रीज करोगे अदर असेट्स को? वही अप टू या तो रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट, बराबर? इसके बाद भी अगर आपका सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट है, देन यू विल इंक्रीज गुडविल। मतलब गुडविल को मारने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, वापस लाने के लिए भी लास्ट प्रायोरिटी। ओके, गुडविल एकदम मतलब ये लोग को बहुत टेंशन आता है वो असेट के साथ, बहुत इजीली उसको वैल्यू देते नहीं है ये लोग। रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट में वापस से यही लिखा ऊपर वाला। हम लोग जब इम्पेयरमेंट करते हैं तभी पहले दूसरे एसेट्स को करते हैं, फिर गुडविल को करते हैं। जब इम्पेयरमेंट करते हैं तो पहले गुडविल को करते हैं, बट इसमें ये लोग फेयर प्ले नहीं करते, रिवर्सल के टाइम वापस उल्टा करते हैं ये लोग। आइडियली इफ गुडविल को पहले मारा तो जिंदा भी पहले उसको करना चाहिए था, बट दे डोंट डू दैट। गुडविल को मारते पहले और जिंदा भी लास्ट में करते हैं। सर ये केस में फिर रिवाइल गेन नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। रिवाइल गेन कैनॉट कम बिकॉज ऑफ AS28, बिकॉज AS28 तुमको बोल देता है तुम रिकवरेबल अमाउंट या फिर कैरिंग अमाउंट एज इफ नो इम्पेयरमेंट के ऊपर जा ही नहीं सकते हो। तो तुम AS28 पे बिल फाड़ के रिवाइल गेन नहीं क्रिएट कर सकते हो। लिखा? चलो लास्ट थिंग लिखो फॉर द डे। विल लीव डिस्क्लोजर्स फॉर टुमारो। डिस्क्लोजर्स थोड़ा लंबा है इसका, तुम काफी सड़ जाओगे, अच्छा खासा लंबा है। मतलब ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट एक्चुअल में किया है, तो फिर कंजर्वेटिज्म क्यों आता है? कंजर्वेटिज्म क्यों आता है? ऐसा समझो, इट्स नॉट एग्जैक्टली कंजर्वेटिज्म। हाँ हाँ, रिस्ट्रिक्ट इसीलिए करते हैं बिकॉज ऐसा समझो कि इम्पेयरमेंट का रिवर्सल का कंसेप्चुअल मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल मतलब जाने दो। कंसेप्चुअल मतलब ये है रिवर्सल का कि मैं बैलेंस शीट को वापस उस जगह पे ले आऊंगा कि मैंने 2 साल पहले कभी इम्पेयरमेंट किया ही नहीं था। तो मतलब अगर ऐसी बात है तो फिर असेट आज कितने का होता था? ओरिजिनल वैल्यू विदाउट इम्पेयरमेंट माइनस 2 years डेप्रिसिएशन, तो मैं उधर तक वापस लेके आ जाऊंगा असेट को। उसके ऊपर अगर आप लेके जाना चाहते हो असेट को, देन इट इज योर विश, बट देन दैट इज नॉट द वर्क ऑफ अ स्टैंडर्ड दैट डील्स विद इम्पेयरमेंट, दैट इज द वर्क ऑफ अ स्टैंडर्ड दैट डील्स विद रिवैल्यूएशन गेन। समझा आपको?
इट इज अबाउट ब्लेम शिफ्टिंग। ये स्टैंडर्ड बोलते हैं रिवैल गेन मेरे हाथ में नहीं है, वो AS10 को पूछो। इसमें भी होता है, बिल्कुल भी गुडविल के बारे में लिखो। है तो बहुत कम है। ये हाथ जो किलो भी आप गुडविल को वापस से ऐसे ही क्रिएट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज देर इज अ चेंज इन एस्टिमेट्स, मतलब आपका डिस्काउंट रेट चेंज हो गया, फ्यूचर कैश फ्लोज बढ़ गया वगैरह, ठीक है। जस्ट ड्यू टू चेंज इन डिस्काउंट रेट एटसेट्रा। तो फिर कब आप गुडविल को बढ़ा सकते हो? कैन बी इंक्रीज्ड ओनली इफ द स्पेसिफिक इवेंट कॉजिंग इंपेयरमेंट, ठीक है, जिस इवेंट से स्पेसिफिकली इंपेयरमेंट हुआ था हैज गॉन अवे। समझा आपको? मतलब जो रीजन से आपका रेपुटेशन हार्म हुआ था, ये आपको नीचे ही देखना पड़ेगा और स्क्रॉल नहीं होगा, जो इवेंट से आपका रेपुटेशन हार्म हुआ था वो इवेंट सच्ची में खत्म हो गया रहना चाहिए, तभी आप गुडविल को रिवर्स कर सकते हो। मतलब इट इज लिटिल मोर कॉन्सेप्चुअल रादर देन जस्ट कैलकुलेशन, सिर्फ गुडविल के लिए। ठीक है, वी स्टॉप फॉर द डे।